नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लेबनान के हथियारबंद गुट हिजबुल्लाह ने अपना नया प्रमुख नईम कासिम को चुना है। इससे पहले वो गुट के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे। लेबनान के बेरूत में हुए इजरायली हवाई हमले में उसके नेता हसन नसरल्ला मारे गए थे। हाल ही में इसराइल ने हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ नेताओं को मारा है। हसन नसरल्ला के बाद उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले हाशिम सैफुद्दीन भी इजरायली हमले में मारे गए थे। कांग्रेस को कई राज्यों में पार्टी नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार पार्टी के नेताओं को ही प्रदेश कांग्रेस की नई टीम में जगह दे दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे अजय सिंह ने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाया, आज भी वही लोग फैसले ले रहे हैं, तो फिर पार्टी को भगवान ही बचा सकता है। बता दें, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का बेसब्री से इंतजार हो जा रहा था। बता दें, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीसीसी की नई सूची को मंजूरी दी, प्रदेश में इसका विरोध शुरू हो गया। इंदौर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। बता दें कि इंदौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह जिला है। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस की नई सूची आने के बाद कई नेताओं ने इस ओर इशारा किया है कि नई कार्यकारिणी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के वफादार लोगों को ही जगह दी गई है। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में परिवारवाद की भी झलक साफ दिखाई दे गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को महासचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के भाई सचिन यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार प्रियव्रत सिंह को भी उपाध्यक्ष जैसा अहम पद दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी को हार मिली है। इसके बाद पार्टी वहां पर नेता विपक्ष का भी चयन नहीं कर पा रही है। नेता विपक्ष के पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कुमारी शैलजा के खेमे आमने सामने हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट नाम से नया वीडियो जारी किया। वीडियो में बताया गया है कि मोदी सरकार में किस तरह अडानी के एकाधिकार बिजनेस को बचाने वाला सिंडिकेट मोदी सरकार में सक्रिय है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार का एकाधिकार बेल आउट सिंडिकेट हवाई अड्डों में एकाधिकार, बंदरगाहों में एकाधिकार, सीमेंट में एकाधिकार, बिजली में एकाधिकार, रक्षा में भी एकाधिकार। अडानी जिस भी सेक्टर को चाहता है, सिंडिकेट उस पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करता है। राहुल गांधी ने भी सोमवार को भी एक वीडियो जारी कर अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर सेबी और उसकी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर हमला बोला था। ताजा वीडियो में राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को समझा रहे हैं कि कैसे अडानी डिफेंस वेबसाइट के नाम पर इजरायली हथियार बेचे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अडानी डिफेंस की वेबसाइट पर प्रदर्शित एक छोटे हथियार अभय का उदाहरण दिया और कहा कि ये वास्तव में एक इजरायली हथियार है जिसे टॉबर कहा जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे इजराइल के हथियार खरीदे और बदले जाते हैं और उनके पीछे अडानी डिफेंस नंबर 1 हथियार डीलर बन गया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अडानी को एकाधिकार देने के लिए पूरे सिस्टम को दरकिनार किया जा रहा है। ये सब सुनने के बाद पवन खेड़ा हैरानी जताते हुए कहते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन दो चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा युवाओं का भविष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल और दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना में सभी बुजुर्गों के हिस्सा नहीं लेने के लिए राज्य सरकारों के फैसले की वजह से माफी मांगी। पीएम ने कहा कि राजनीतिक हितों की वजह से उनके राज्यों ने इसे लागू करने में परेशानी खड़ी की है। पीएम मोदी श्रीजा चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा करने गए थे, जिसके बाद उनकी चारों तरफ आलोचना हो गई।
कुछ लोगों ने तो सीजेआई और पीएम मोदी की इस मुलाकात को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया था। फिर अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हम ये समझने की परिपक्वता होनी चाहिए कि इसका न्यायिक कार्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राज्यों में ये परंपरा है कि राज्य के चीफ जस्टिस और सीएम के बीच नियमित बैठकें होती हैं। अब लोग क्या सोचते हैं, वो क्यों मिलते हैं? आप कभी भी किसी निर्णय के लिए नहीं मिलते। इसके बाद भी लोग सवाल उठाने लगे कि सीजेआई सफाई दे रहे हैं कि इससे ऐसा लगता है कि उनको आगे भी कुछ करना है, कुछ ऐसा तय है। बता दें, इससे पहले सीजेआई ने यह भी बताया था कि वो सोचते हैं कि उनको इतिहास कैसे याद रखेगा। अब इस सबके बीच पत्रकार रोहिणी ने कहा है कि इतिहास सीजेआई चंद्रचूड़ को इस बात के लिए याद रखेगा कि उन्होंने भारत में मुसलमानों के पक्ष में बोलने के लिए उमर खालिद और शर्जील को सालों तक बिना जमानत के जेल में सड़ने दिया। इतिहास दयालु नहीं होगा जब वो सीजेआई चंद्रचूड़ को याद करेगा। दिवाली और छठ के त्योहार की वजह से रेलवे में मुसाफिरों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि त्योहारों के लिए रेलवे ने उचित व्यवस्था नहीं की है। कांग्रेस ने रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरों के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किए। सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ट्रेनों के टॉयलेट में 8 मुसाफिर बैठे हुए हैं। पोस्ट में लिखा है कि बिहार जाने वाली ट्रेन के टॉयलेट में 8 यात्री बैठे हुए हैं, सभी त्योहारों पर घर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आनंद विहार रेलवे स्टेशन की हैं। दिवाली और छठ के लिए जो 7000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं वो कहां चल रही हैं? इससे पहले रविवार सुपर मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जगह पाने के लिए भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 9 लोग घायल भी हो गए थे। हालांकि रेलवे हर साल त्योहारों के मौके पर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा करता है, लेकिन आमतौर पर हर साल ट्रेनों में इसी तरह की भीड़ देखी जाती है। यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने अभिनव अरोड़ा को अपने मंच से उतारे जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उसका यानी अभिनव का स्वभाव है कि वो संतों के पास जाकर हरकत करता है, चंचलता करता है, नाचता कूदता है। मेरी कथा गंभीर विषय पर चल रही थी, इसलिए उसे मंच से उतार दिया गया, क्योंकि मेरी एक मर्यादा है, लेकिन उससे कोई दोष नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभिनव अरोड़ा रामभद्राचार्य महाराज के मंच पर नजर आ रहा है। मंच पर ही आरती के बीच में वो जयकारे लगाता है और इधर उधर टहलते दिखाई देता है, जिस पर रामभद्राचार्य उसे टोकते हैं और मंच से नीचे उतरने के लिए कह देते हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों से अभिनव लगातार सुर्खियों में है। वो अधिकतर गलत खबरों में रहता है। कई बार एक्सपोज किया जा चुका है, ऐसा दावा किया जा चुका है, साबित हो चुका है कि उसको सब कुछ रटाया गया है। हर जगह एक एक शब्द वही बोलता है और जब हल्का सा अलग पूछ लो तो एक शब्द नहीं बोल पाता। पुराने वीडियो भी आ चुके हैं। उसके माता पिता का पूरा चिट्ठा खोलने का दावा किया जा चुका है। अब उसकी मां ने कहा है कि उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि कई लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको चर्चा में बने रहना आता है। हालांकि सच्चाई किसी को नहीं पता, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हालांकि उसने अब अपने बयान बदलने भी शुरू कर दिए हैं। पहले वो कहता था फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि फर्क पड़ने लगा है। अभिनव अरोड़ा को लेकर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए हैं और एक्सपोज करने का दावा किया है। बताया गया है कि कैसे कैसे खेल खेला गया और अब कैसे कैसे खेल खेला जा रहा है। हालांकि अभिनव अरोड़ा से पहले भी ऐसे दावों पर सवाल पूछे गए थे, तब वो कहता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें, अभिनव अरोड़ा फर्क को फर्क बोलता है, इसलिए उसी की भाषा में बोला। हालांकि अब उसको फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि अब अभिनव ने मीडिया से कहा कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अब मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है, इसलिए मैं यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करूंगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक तृप्ति सावंत ने पार्टी का दामन छोड़कर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो गई हैं। इसके बाद उन्हें बांद्रा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से एमएनएस का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। इस सीट से बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वरुण सरदेसाई को टिकट दिया है। शिवसेना और शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा आदित्य ठाकरे के सामने वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है। मैं कोई नकारात्मक अभियान नहीं चलाना चाहता हूँ।
मुख्यमंत्री शिंदे केवल लोगों का सकारात्मक विकास चाहते हैं। बता दें, वर्ली विधानसभा सीट अब हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, क्योंकि मिलिंद के सामने यहाँ मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे हैं। ठाकरे शिवसेना यूबीटी के विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके लिए रेड कारपेट बिछाती हैं। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में गिरिराज सिंह से सवाल किया गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है, जबकि आरोप राज्य सरकार पर लगाया जाता है। इसी सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और झारखंड में हेमंत सोरेन ने रेड कारपेट बिछाया है। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के पास किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सरकार करोड़पति मित्रों के कर्ज माफ कर रही है। गाजियाबाद कचहरी में मंगलवार सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी अदालत परिसर में हड़कंप मच गया। सभी के विवाद सुलझाने वाले जज और वकील आपस में भिड़ गए। दरअसल गाजियाबाद कचहरी में करीब 12 बजे वकीलों और जिला जज में एक मामले को लेकर नोकझोंक हो गई। विवाद बढ़ता देख जजों ने पुलिस बुला ली। जिस पुलिस को मामला शांत कराने के लिए बुलाया गया था, उसके आने के कुछ ही देर में विवाद जजों से हटकर पुलिस और वकीलों के बीच शुरू हो गया। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नागरिकों का डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति झुकाव कम होता दिखाई दे रहा है, जो पार्टी के लिए एक चेतावनी भरा संकेत है। एक नए सर्वेक्षण में जानकारी सामने आई है। सर्वे के अनुसार भारतीय अमेरिकी वोटर्स उत्तरदाताओं में से 61% हैरिस को वोट देने की योजना बना रहे हैं, जबकि 32% ट्रंप को वोट देने का इरादा रखते हैं। इसमें कहा गया है कि 2020 के बाद से ट्रंप को वोट देने के इच्छुक उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि देखी गई है। दूसरी ओर 67% भारतीय अमेरिकी महिलाएं हैरिस को वोट देने की योजना बना रही हैं, जबकि 53% पुरुषों का कहना है कि वो हैरिस को वोट देने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 52 लाख से अधिक है। भारतीय अमेरिकी समुदाय अब अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।